सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ साथियों आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी मेरे साथीगण जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनका एग्जाम सितंबर में होना ऐसा बताया जा रहा है कि सितंबर में हो सकता है एग्जाम। तो आप सभी अभी से जुट जाइए तैयारी में। सीटेट का एग्जाम भी ऐसे ही पास नहीं होता साहब, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत तो ज़्यादा फॉर्म आते हैं और बहुत कम संख्या में बच्चों को निकाला जाता है। तो जो भी मेरे सीटेट के साथीगण हैं, मित्र हैं, वो तैयारी में जुट जाइए। और जो रीट वाले हैं वो बिल्कुल टेंशन ना ले, आराम से तैयारी करते रहिए। नो टेंशन, बिल्कुल फ्री होकर अपनी तैयारी को बहुत ही कठोर बना ले, मतलब इतनी दृढ़ बना ले तैयारी को कि पेपर को कितना ही टफ क्यों ना आ जाए, हम अपना अस्तित्व उस पेपर में रख पाएंगे। तो साथियों आज मैंने जो है ना साइकोलॉजी यानी पेडालॉजी के क्वेश्चन लिए हैं। ये टॉप क्वेश्चन लिए हैं, मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं। ये सीटेट और रीट को 2020 को टारगेट करके हुए मैंने बनाया है। तो चलिए मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। आप बोल रहे होंगे गुरुजी आप बातें करते रहते हो, प्रश्न तो लाते नहीं हो। तो ये मैं प्रश्न लेके आ जाता हूँ। देखो कोई मेरा साथीगण सोच रहा होगा ऐसा कि गुरुजी आप तो प्रश्न तो लाते नहीं और बातें ही बातें करते हो। तो ये मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न लेके आ गया हूँ स्क्रीन पर। जल्दी से इसका उत्तर दो। देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आप सोच रहे हो ओहो गुरुजी ये भी क्या कोई प्रश्न है क्या, हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा प्रश्न। तो बिल्कुल ऐसा भी प्रश्न आता है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। तो मैं पहले देखो व्याख्या करता हूँ, व्याख्या ध्यान से सुनना। स्टैनली वॉल जो है ना, ये हमारे स्टैनली वॉल हैं, ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे यूएसए के रहने वाले थे। अच्छा गुरुजी ने क्या क्या काम किया था, आप ये सोच रहे होंगे। तो स्टैनली वॉल ने बहुत ज़्यादा काम किया था। ध्यान देना इन्होंने क्या क्या काम किया। तो मैं एक बार बता दूं आपको कि इन्होंने जो है ना हमारा एक सबसे बड़ा काम तो इन्होंने ये किया था कि एक पुस्तक दी थी जिसका नाम है एडोलसेंस। कौन सी पुस्तक दी थी? तो एडोलसेंस दी थी। और उन्होंने क्या क्या बताया था, तो इन्होंने ध्यान देना ये पुस्तक कब दी थी, ये भी याद रखना है। 1904 में इन्होंने एक पुस्तक दी थी। इस पुस्तक का नाम है क्या? एडोलसेंस पुस्तक है। अच्छा और इन्होंने क्या किया था गुरुजी? तो इन्होंने ध्यान देना बाल विकास का आंदोलन चलाया था। अच्छा आंदोलन चलाया था तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनको बाल विकास का बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। अच्छा ये कहाँ के थे? तो मैंने बता दिया आपको, अमेरिका के थे ये। अच्छा और क्या काम किया था गुरुजी ने? तो इन्होंने ध्यान देना त्वरित विकास का सिद्धांत, जिसे हम अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सिद्धांत किशोरावस्था के लिए इन्होंने दिया था। अच्छा इनको तो अब क्या करते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। किनको? स्टैनली वॉल को। दूसरे नंबर पे आते हैं अल्बर्ट बांद्रा। अच्छा अल्बर्ट बांद्रा ने क्या क्या काम किया? तो अल्बर्ट बांद्रा ने ध्यान देना, अल्बर्ट बांद्रा ने एक सिद्धांत दिया था। अच्छा सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अच्छा सामाजिक अधिगम का कोई दूसरा नाम भी है गुरुजी? बिल्कुल इसका दूसरा नाम है। अच्छा दूसरा नाम क्या है इसका? तो दूसरा नाम है इसका प्रेक्षण का सिद्धांत। क्या है? ध्यान देना, प्रेक्षण का सिद्धांत। ये भी आपको याद रखना है, प्रेक्षण का सिद्धांत। अच्छा ये भी कहाँ के थे? तो ये भी ध्यान देना, ये अमेरिका में तो इन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन ये थे कहाँ के? ये कनाडा के। इनका जन्म कनाडा में हुआ था। एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया, जन्म इनका कब हुआ था? तो 1925 में इनका क्या हुआ था? तो साहब जन्म हुआ था। यहाँ तक की बातें क्लियर हुआ। अच्छा ये स्किनर कौन है? तो ये स्किनर वही स्किनर है जो अमेरिका में रहने वाले थे। और इन्होंने भी क्या दिया था? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। यहाँ तक समझा। और क्रिया प्रसूत में इसने कबूतर और हमारे चूहे पर प्रयोग किया था, जिसमें से ध्यान देना इन्होंने कबूतर को आवाज रोधी इसमें यानी ध्वनि रोधी आवाज रोधी बॉक्स में इसलिए रखा था कि वो बाहर की आवाज़ों से प्रभावित न हो। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ये पावलोव कौन है साहब? तो पावलोव ने ध्यान देना ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। और ये इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत। अच्छा अब आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया? किन्होंने दिया था? परंपरागत संबंधवाद या परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत हमारे पावलोव ने दिया था। इवानविच पावलोव है, इन्होंने दिया था। और ध्यान देना इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सबको समझ में आ गया होगा। कौन हो जाएगा? तो पावलोव हो जाएगा। इसका मैं सही आंसर लगा दूं, इसका सही आंसर आ जाएगा पावलोव। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा साथियों, सभी जने इजाजत दे, हम दूसरे प्रश्न की ओर गमन करते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी का भाई है। देखो बहुत शानदार प्रश्न है दूसरा प्रश्न भी। तो ये दूसरा प्रश्न मैंने स्क्रीन पर पेश कर दिया है। तो साहब दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये कथन किसका है साहब? ये कथन किसने दिया था? ये कथन किसने दिया था आपको ये बताना है। तो किसने दिया होगा ये कथन, जल्दी से बताइए मुझे। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी आज प्रश्न का लेवल थोड़ा ऊपर है। आज प्रश्न का लेवल ऊपर नहीं है। देखो साथियों प्रश्न ऐसे आने लग गए। अब जो है ना स्मार्ट स्टडी करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, इसके साथ प्रश्नों का लेवल भी बदल रहा है। और मनोविज्ञान आप सभी जानते हो, मनोविज्ञान जो है ना ये मन का विज्ञान है। तो इसको मतलब हम रट के या फिर याद करके हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसको हम समझ के अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर, इसको हमारे अंदर निहित करके, समावेश करके ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले तो मेरे को इसका आंसर दो। देखो ये मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहा है। और ध्यान देना मूल प्रवृत्तियां जो है ना, मूल प्रवृत्तियों को बताने वाले थे हमारे कौन? विलियम मैकडूगल। अच्छा विलियम मैकडूगल ने और क्या क्या बताया था? तो विलियम मैकडूगल ने है ना मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी बताई थी? तो साहब ये 14 बताई थी। और इन 14 ही मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने किससे जोड़ा था? तो इन्होंने जोड़ा था संवेग से।
किससे जोड़ा था? संवेग से जोड़ा था। यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। अच्छा, संवेग से जोड़ा था साधु कैसे, मतलब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि गुरुजी इन्होंने संवेग के साथ कैसे संबंध किया था। तो इन्होंने ये बताया था कि साहब जब भी ये मूल प्रवृत्ति आती है तब हमारे अंदर क्या होता है, संवेग उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे मूल प्रवृत्ति है पलायन कर जाना, पलायन का मतलब होता है भाग जाना, तो हम संवेग कौन सा होगा तब? डर या भय रूपी संवेग तब होगा ना, तब हम भागेंगे। तो ये बात बताई थी हमारे किन्होंने बताई थी? तो साहब विलियम मैकडूगल ने बताई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के विद्वान थे ये, तो ध्यान रख लेना, इंग्लैंड के विद्वान थे ये जो थे ना, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ तक इनको याद रख लेना, ये बस कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन याद ऐसे रख लेना। साहब मैं अब चलना चाहूँगा किस प्रश्न की ओर? तो तीसरे प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। इजाजत दे सभी जने, और सभी जने मेरे साथ साथ तीसरे प्रश्न की ओर आ जाइए। अच्छा, आप बोलोगे गुरुजी ये प्रश्न पे मैं बहुत शानदार लग रहा है, तो बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। प्रश्न आपसे ऐसा है, तो कुछ प्रश्न नंबर 3 है, ये पूछना चाहता है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है। आप सोच रहे हैं कि गुरुजी ये भी कोई पुस्तक है क्या, हमने तो कभी देखी नहीं। तो आप धाकड़ साइंस क्लासेस के साथ अभी जुड़े हो, तो अभी तो देखोगे इसको, पहले कहाँ से देखोगे खुद सोचो एक बार। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं इससे पहले आप सभी इसका करेक्ट आंसर मेरे को देंगे। तो देखो क्या प्रश्न क्या पूछना चाहता है एक बार। एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपसे प्रश्न ऐसा है, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आप सोच रहे होंगे गुरुजी स्किनर, क्रो एंड क्रो, टर्मन, इन सबको तो हमने पढ़ रखा, लेकिन एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ रखा। बिल्कुल आ साथियों, कभी कभी हम क्रॉस करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्किनर इसमें हो नहीं सकता, टर्मन इसमें हो नहीं सकता। देखो स्किनर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्किनर साहब ने तो हमारे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, और ये अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, और इन्होंने अभिप्रेरणा के लिए सर्वोच्च मतलब अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को सर्वोच्च राजमार्ग का, ये बातें किसकी की है? तो ये बातें हमारे स्किनर साहब की है। क्रो एंड क्रो ने क्या किया? तो क्रो एंड क्रो एक दूसरे क्या है, पति पत्नी है। और इन्होंने क्या बात बताई थी? तो इन्होंने बताई थी कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, और इन्होंने अधिगम को लेकर मतलब मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी, और अधिगम की परिभाषा दी थी इन्होंने। और ध्यान देना है टर्मन कौन है? तो टर्मन ने साहब हमारे बुद्धि लब्धि का ये दिया था, आईक्यू निकालने का सूत्र दिया था। और आईक्यू निकालने का सूत्र क्या दिया था इन्होंने? तो इन्होंने ये सूत्र दिया था कि साहब हमारी मेंटल एज जो होती है ना, यानी मानसिक आयु वास्तविक आयु से इस प्रकार संबंध होती है। तो ध्यान देना, मानसिक आयु जो है किससे संबंधित होगी ये बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी CA आ जाएगी, ठीक है। और गुणा किससे कर देंगे हम? 100 से कर देंगे। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, तो अब आपको आराम से इसका आंसर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि साहब आपने 3 ऑप्शन पे बात कर ली, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो जिस पर आपने बात नहीं की, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा हैविंग रेस्ट जाएगा। क्या जाएगा? हैविंग रेस्ट जाएगा। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीटेड वाले तो इनका स्क्रीनशॉट जरूरी लेना। आपके तो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी, धुआं भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा फिर। और बोलोगे कि गुरुजी 100 फीट ऊपर प्रश्न जाते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे तो 200 फीट ऊपर जाएंगे फिर। अब मैं चलना चाहूँगा कौन से प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आता है हमारा कौन सा? चौथा प्रश्न आता है साहब। चौथा प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है? चौथा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है, आपको बताना है कि एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? एक बालक है जो अपने विचार एवं भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता है, तो उसको आप किस श्रेणी में रखोगे? दमित, मूर्ख और आक्रामक और स्वार्थी, तो किस में रखोगे? तो ध्यान देना, से करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 को। उसकी इच्छा का दमन हो गया है। ध्यान देना, उसकी इच्छा जो थी उसको दमन हो गया, इस कारण वो क्या नहीं कर पा रहा? अपने विचार एवं भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अब मैं चलना चाहूँगा 5वें प्रश्न की ओर। इसका स्क्रीनशॉट जब भी जने ले लेंगे साहब। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, 5वां प्रश्न तो बहुत सिंपल लिया गुरुजी आपने, बिल्कुल मूल्यांकन में यही होता है, सिंपल प्रश्न भी बहुत जरूरी होते हैं, ताकि जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उनका मन खुश हो जाए। तो प्रश्न ये कह रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का, ध्यान देना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अच्छा, शिक्षा की परिभाषा दी किसने दी साहब? ये कथन किसका है? ये पूछना चाहता है आपसे, तो जल्दी से बता दीजिए कौन है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 2 को, अरस्तु। अरस्तु ने, ध्यान देना साथियों, अरस्तु ने सबसे पहले किसका अध्ययन किया था? आत्मा का अध्ययन किया था। अरस्तु की आज मनोविज्ञान देन है। आत्मा का अध्ययन किसने किया था? तो आत्मा का अध्ययन जो किया था हमारे ये अरस्तु साहब ने किया था। किसने किया था? अरस्तु साहब ने किया था। अच्छा, कब किया था? तो 34 सदी में किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ईसा पूर्व 34 सदी में किया था। और ध्यान देना, इन अरस्तु को क्या कहते हैं? तो है ना, अरस्तु को है ना आत्मा का मतलब मनोविज्ञान का, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु ने क्या किया था? आत्मा का अध्ययन किया था। कब किया था? तो इन्होंने किया था साहब हमारे ईसा पूर्व 34 सदी में। और इन्हीं की देन है मनोविज्ञान, इन्हीं की देन है। ये यूनानी दार्शनिक थे। ये कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के रहने वाले थे। ध्यान रखना, कहाँ के थे? ये यूनान के थे। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा साहब। 5वां प्रश्न आ गया है। 6ठा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं।
छठा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए मुझे, इसको क्या कहेंगे हम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। देखो ऑप्शन मनोशारीरिक असमानता की बात कर रहा है, व्यक्तिगत पे है, समायोजन पे है, व्यक्तिगत विभिन्नता पे और प्रायोजना पद्धति पे है। आपको हवा नहीं लग रही होगी इस प्रश्न की। जो सीटेट की तैयारी करें ना थोड़ा उच्च लेवल का, वो भले इसका आंसर दे सकते हैं। रीट वाले तो बहुत ही मतलब आप सोच लेना, और दोनों का पेपर लगभग एक है। आप सोच रहे होंगे सीटेट में हाई लेवल आता है और रीट में लो लेवल आता है, तो रीट वालों ये गलत फहमी निकाल दो तुम्हारी। हर बार प्रश्नों का लेवल चेंज हो रहा है। जो हमारे रीट का पेपर हुआ था ना, पिछला रीट का पेपर, उसका पेपर उठा के देखना, 30% में से 15 प्रश्न कर दो ना, तो मैं मान जाऊंगा आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान फेल हो गई थी उस पेपर के आगे, इतना टफ पेपर आया था। तो आप ये सोचना ही मत कि रीट में पेपर सरल आता है मनोविज्ञान का, गलती से भी गलती नहीं करनी है सोच के। इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, ये ऑप्शन नंबर हमारे जाएगा किसको, तो ऑप्शन नंबर जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को। व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट सभी जने ले लेना। मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं। ये प्रश्न आ गया साहब। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्करिस्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी थी। कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान देना, ये जो है ना हमारे ये वेलना पार्करिस्ट, ये अमेरिका की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, आप सोचोगे गुरुजी ये सारे मनोवैज्ञानिक अमेरिका के थे क्या, बिल्कुल नहीं, सारे मनोवैज्ञानिक अमेरिका के नहीं थे। ये कहाँ के थे, कुछ भारत के भी थे, कुछ हमारे रूस के भी थे, जर्मन के भी थे, इंग्लैंड के भी थे, अमेरिका के थे, कनाडा के भी थे, बहुत से देशों के थे मनोवैज्ञानिक। तो ये ध्यान देना, ये जो है ना ये पार्करिस्ट अमेरिका के एक शहर है जिसका नाम है डाल्टन शहर। क्या है, डाल्टन शहर है, वहाँ पर ये पढ़ाती थी। और ध्यान देना डाल्टन शहर में इनका पार्करिस्ट का नाम लेते ही लोग एडमिशन कराने लग जाते थे। इस कारण उन्होंने दिया क्या, डाल्टन प्लान दिया। इन्होंने डाल्टन शहर में रहने के कारण क्या दिया था, इन्होंने डाल्टन प्लान दिया था। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। प्रश्न नंबर 8वां स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। प्रश्न नंबर ये मैंने पेश कर दिया। देखो प्रश्न नंबर 8 जो है ना आपसे कहना चाहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता है। अच्छा आप सोचोगे गुरुजी ये क्या प्रश्न आ रहे हैं, आज तो हवा ही नहीं लग रही है, आज तो 100 फीट ऊपर से जा रहे हैं। तो देखो साथियों तैयारी करते रहो और रोजाना टेस्ट सीरीज दो। अगर आप कभी कभी टेस्ट सीरीज दोगे, जैसे कि मान लो 2 दिन टेस्ट सीरीज दी और फिर 3 दिन के लिए आराम से रेस्ट करने लग गए, तो फिर हवा तो क्या धुआं कुछ नहीं लगेगा। फिर आप सोचते रहना कि हमारे ऊपर संकट आ गया। संकट तो नहीं, बादल टूट टूट के गिरेंगे आपके ऊपर। क्यों, क्योंकि देखो समस्या इतनी बड़ी आ जाती है। फिर एक एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सीखने का जो गुण होता है ना वो होता है कि निरंतरता, कंटिन्यूस जो होती है ना, ये सीखने का एक गुण होता है। तो इस गुण को आप फॉलो करना, निरंतरता जरूर रखना और रोजाना इस टेस्ट को देना आप, ताकि आपकी रोजाना की तैयारी आप रखते रहो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका करेक्ट आंसर। इसका जो साहब करेक्ट आंसर होगा ये जाएगा हमारे, इसको जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे, ये जाएगा साहब हमारे किलपेट्रिक साहब को। किसको, किलपेट्रिक साहब को। इन्होंने बात कही थी, ये ध्यान देना, प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन है, किलपेट्रिक। तो अब इसकी एक चीज मैं बता दूं आपको, आप सोच रहे होंगे कि देखो प्रायोजना, ये किलपेट्रिक तो कौन है, तो किलपेट्रिक तो ये हमारे प्रायोजना है, प्रायोजना विधि के क्या है ये, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो प्रायोजना पद्धति के जनक है, ये पद्धति के जनक हैं। अब ध्यान देना ये कौन है, तो साहब ये थोंडाइक जो है ना, ये हमारे अधिगम के नियम है ना, अधिगम के जनक है ये, अधिगम, अधिगम है, अधिगम के नियम के जनक कौन है, थोंडाइक है। पारक्रिस्ट मैंने बता दिया अभी डाल्टन विधि की थी, और वाटसन कौन है, व्यवहारवाद के जनक है। साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। नवा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूं। आप सोचेंगे गुरुजी नवा प्रश्न भी बहुत खतरनाक प्रश्न है। बिल्कुल साहब, ये व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं। प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा घाव करता है। ध्यान रखना, छोटी चीज बहुत बड़ा घाव करती है, उसी प्रकार ये भी बहुत बड़ा घाव करने वाला है आपके। आप सोच रहे होंगे कि विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इससे खतरनाक लिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो बिल्कुल साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान देना, व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं किसमें, एक तो विचलनशीलता में पाते हैं, एक प्रतिमानता में पाते हैं, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश कर दूं। लास्ट प्रश्न है आज का, जो भी ये सीटेट वाले हैं ये तो इसकी गांठ बांध ही लेना, सीट और सीटेट वालों विशेष से ध्यान देना इसका। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था, किसके समान अर्थ में किया है बताइए। गिलफोर्ड के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि सर इसमें तो आ रहा है कि सृजनात्मकता बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि दोनों, कुछ हवा ही नहीं लग रही ना, 100 फीट ऊपर से गया होगा ना प्रश्न। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर मैं देता हूँ आपको। इन्होंने ध्यान देना, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन केवल और केवल बुद्धि के लिए दिया था। ध्यान रखना, अभिसारी चिंतन बुद्धि के लिए क्यों दिया था, क्योंकि साहब अभिसारी चिंतन जो होता है ये एक
मतलब एक बिंदु की ओर फोकस करता है, हमें किसकी ओर करता है, एक बिंदु की ओर फोकस करता है। जबकि अपसारी एक बिल्कुल उल्टा होता है, एक बिंदु से हमें अनंत की ओर ले जाता है अपसारी, और अभिसारी एक बिंदु की ओर फोकस करने के कारण मैंने इसको क्या नाम दिया, इनने बुद्धि के समान अर्थ में प्रयोग किया था। तो साहब ये 12% ये 10% थे, आपको कैसे लगे और कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। और आज मैं सभी साथीगणों से ये जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे को सभी जने कमेंट करके पहली चीज़ तो आप मेरे को ये बताओगे, देखो पहली चीज़ तो आप मेरे को क्या बताओगे, पहली चीज़ तो आप मेरे को ये बताओगे कि आप किसकी मतलब आप सीटेट और रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये तो मेरे को पता है आप सीटेट और रीट की तैयारी कर रहे हो। तो आपकी सीटेट में ध्यान देना, सीटेट में आप लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से लेने वाले हो, और रीट वाले भी अपना नाम लिखकर ये मेरे को जरूर बताइए कि आपकी लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय भाषा कौन कौन सी रहने वाली है, ठीक है। सभी जने आज कमेंट करेंगे, कोई भी भूलेगा नहीं, अभी कमेंट करेंगे कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड कौन कौन सा विषय है, तो सभी जने कमेंट करेंगे। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दूंगा सभी को, ठीक है साथियों। तो जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।